नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आप सभी का अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। तो बेटा आशा कर रहा हूं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई भी करने में लगे होंगे। तो बेटा आज फिर मैं लेकर के आ गया हूं आपके लिए एक फैंटास्टिक सी क्लास, है ना। एकदम गर्दा वाली क्लास, एकदम भौकाल वाली क्लास लेकर के आ गया हूं। हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था अफवाह, है ना। हमने अपना एक नया अध्याय जो भूगोल में है स्टार्ट किया था, क्या? अफवाह। और उसकी आधी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, ठीक है। मैंने ये बात भी आपको बताया था कि भारत में अफवाह तंत्र दो प्रकार के हैं, एक हिमालय नदी के द्वारा और दूसरा प्रायद्वीपीय भाग द्वारा। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? हमने हिमालय नदी तंत्र के बारे में अच्छे से पढ़ाई कर ली थी और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबने भी कर ली होगी और आप सबको उसमें तनिक भी डाउट नहीं होगा, है ना। ये मैं आशा कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। वैसे उम्मीद है कि आपको होगा भी नहीं, बहुत ही ईजिली मैंने बताया था और इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं कि आपने उसे ईजिली समझा भी होगा। अब पीछे हमारा बैकग्राउंड देख रहे हैं, यही होता है क्या? यही होता है हमारा अफवाह, है ना। कि नदी उद्गम होकर निकलती है, फिर बहते 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 कुछ क्या बोलता है, कुछ निर्माण करती है, ठीक है। फिर वो कहीं पर वाटरफॉल बनाती है, कहीं पर आकर के उसकी जो भी सहायक नदियां होती हैं, ट्रिब्यूटरी मतलब क्या होता है? उसकी सहायक नदियां, उसकी सहायक नदियां, ठीक है। उसकी जो सहायक नदियां होती हैं, ये पेन आपको विजुअल है? आई थिंक आपको विजुअल ही होनी चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। फिर से लिख देता हूँ, क्या होती है वो? सहायक नदियां, है ना। कुछ मेन रिवर से मिलती हैं उसकी सहायक नदियां, फिर वो क्या करती है? फिर वो प्लेन मैदान में बहती हैं, है ना। प्लेन मैदान में बहती हैं और फिर कभी कभी वो नदियां क्या करती हैं? विसर्पों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? विसर्पों का निर्माण करती हैं, है ना। विसर्प का निर्माण करती हैं। आपको पता है नदी जब बहती है तो फिर कभी कभी वो इस आकृति में भी बहती चली जाती हैं, है ना, बहती चली जाती हैं। तो ये जो आपने आकृति देख रहे हैं इसी को क्या बोलते हैं? इसी को विसर्प बोलते हैं, इसी को विसर्प भी बोला जाता है, ठीक है। इसका नदियां क्या करती हैं? फाइनली अपना डेल्टा बनाती हैं, फाइनली अपना डेल्टा बनाती हैं और क्या करती हैं? समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं। जो ओशियन होता है यहाँ पर जाकर के नदियां अपने जल को गिरा देती हैं। तो एक ये पूरा जो सिस्टम होता है, जो एक तंत्र होता है, इसी को अपोहा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को अपोहा बोला जाता है, इसी को अपोहा तंत्र के नाम से हम जानते हैं। ये सारी जानकारी आपको मिल चुकी थी मेरे प्रीवियस वाली क्लास में, ठीक है। और एक बात आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, है ना। क्या पता होगी? वो नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में, वो नदियां जो कि बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो सब किसका निर्माण करती हैं? वो सब निर्माण करती हैं डेल्टा का। वो सब किसका निर्माण करती हैं? वो सारी नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। मतलब नदी जा रही होती है और फिर अनेक धाराओं में बट करके समुद्र में अपने जल को गिराती है, समुद्र में अपने जल को विसर्जित करती है। तो ये जो आकृति बनती है इसे हम डेल्टा के नाम जानते हैं। इसे हम किसके नाम जानते हैं? डेल्टा के नाम जानते हैं। और जितनी नदियां अरब, मैं यहाँ आराम से आपको नए पेज बता देता हूँ, याद रखिएगा। मुझे लगता है कुछ बालक भूल भी गए होंगे, वैसे उम्मीद है आप लोग भूले नहीं होंगे। मैंने अभी आपसे क्या कहा? दो पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी वो किसका निर्माण करेंगी बेटा? वो निर्माण करेंगे डेल्टा का, है ना। आपके सामने बहुत से एग्जाम्पल, जैसे गंगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्रा, ईटीसी, है ना। ये वो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। दूसरा दूसरा वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, दूसरा वो नदियां जो कहाँ गिरती हैं? जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये किसका निर्माण करती हैं? ये निर्माण करती ज्वारदमुख का। इसी को बेटा एस्चुरी बोला जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? हम एस्चुरी बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये जो नदियां पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं वो किसका निर्माण करती हैं? वो निर्माण करती है एस्चुरी का। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। ये दो बड़ी नदियां हैं जो कि एस्चुरीज का निर्माण करती हैं, जो कि एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। ये सारी बातें आपके दिमाग में होंगी, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। अब देखिए अपोहा तंत्र, है ना। नदी बह रही है, हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं अपोहा तंत्र के बारे में, है ना। अपोहा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नदी बह रही है और ऊपर से गिरने मतलब अपने क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट से लेकर के जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाती हैं और वो जितने भी क्षेत्र में विस्तार करती हैं, जहां जहां बहती हैं, वो पूरा उसका अपोहा क्षेत्र कहलाता है, पूरा अपोहा क्षेत्र कहलाता है। और ये भी आपको मैंने बता दिया था कि विश्व में सबसे बड़ा अपोहा क्षेत्र किसका है? अमेजोन का। कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। और अगर हम भारत के दृष्टिकोण से बात करेंगे बेटा, तो गंगा नदी का अपोहा सबसे बड़ा है, ठीक है, भारत की सबसे
लंबी नदी भी गंगा ही है। चलिए, अपवाद एक बार आप डेफिनेशन देख लीजिए पूरे अच्छे तरीके से। एक क्षेत्र में नदी तंत्र की व्याख्या के लिए उपयोग किया गया शब्द होता है, उसे हम अफवाह कहते हैं। अफवाह द्रोण क्या होता है? एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे हम अफवाह द्रोणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो जहां से बहती है। जैसे आप देखेंगे ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ये निकली, इसने कुछ निर्माण किया और जाके मिल गई, यहीं पर आकर के इसमें कुछ नदियां मिल जाती हैं, कुछ नदियां इसमें आकर के मिल जाती है जो कि इसकी सहायक नदियां भी कहलाती हैं। चलिए देखिए लिखा हुआ है, सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है? अमेजोन की है। सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है? अमेजोन की है। अब आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। हम लोग हिमालय नदियों के बारे में पढ़ चुके थे, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? आज हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। किसके बारे में आज हमारी चर्चा होगी? हमारी चर्चा होगी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। पढ़िए, प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। अगर आप भारत का कुछ इस प्रकार से मैप बनाएंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई देगी, एकदम इस तरीके से सक्रिय, है ना बेटा? इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है वेस्टर्न घाट, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। ये एक मुख्य जल विभाजक का भी निर्माण करती है। ठीक है, और कई ऐसी नदियां हैं, प्रायद्वीप भारत की कई ऐसी नदियां हैं जिनका ऑरिजिन पॉइंट भी कहीं ना कहीं यहीं से है। यहाँ से आप देखेंगे गोदावरी बह रही होगी, कृष्णा बह रही होगी, कावेरी बह रही होगी। तीन प्रमुख नदियों भी इसी ऑरिजिन पॉइंट से निकलती हैं। ठीक है, जो अपने जल को कहाँ गिराती है? यहाँ पर पूरब में गिराती है। यहाँ पर क्या है आपका बेटा? यहाँ पर आपका बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रायद्वीपीय भाग के अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है ना। ये सारी नदियां बेटा कहाँ बहती हैं? ये पूरब दिशा की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपने जल को विसर्जित करती हैं। बंगाल की खाड़ी में जाकर ये नदियां गिर जाती हैं। आगे देखिए, ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। जस्ट अभी मैंने आपको बताया, वो नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और पूरब दिशा की ओर बहती हैं, वो हमेशा डेल्टा का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। और वो नदियां जो पश्चिमी भाग में बहती हैं और अरब सागर में अपने जल को गिराती हैं, वो हमेशा एस्चुरीज का निर्माण करेंगी। ठीक है, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल ही प्रस्तुत किया था। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ देखें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये तीन प्रमुख नदियां देखिए, ये किसका निर्माण कर रही हैं? ये फॉर्मेशन कर रही है किसका? डेल्टा का। तो ये नदियां किसका निर्माण करेंगी बेटा? ये नदियां निर्माण करेंगी हमेशा किसका? डेल्टा का। ठीक है, हमेशा किसका निर्माण करेंगे? डेल्टा का निर्माण करेंगी। ठीक है, अब आपके सामने दो नदियां, नर्मदा और तापी, दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारद मुख का निर्माण करती है। बेटा इसी को एस्चुरी बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो रहिएगा कि सर जी एस्चुरी क्या होती है, ज्वारद मुख क्या होता है। एस्चुरीज को हिंदी में ज्वारद मुख कहते हैं। और नर्मदा और ताप्ती वो नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैप में, ये ताप्ती बह रही है और ये नर्मदा बह रही है, और दोनों कहाँ गिर रही हैं? अरब सागर में, अरेबियन सी में गिर रही हैं। और किसका निर्माण करेंगे बेटा? ये निर्माण करेंगे एस्चुरीज का। किसका निर्माण करेंगे बेटा? ये निर्माण करेंगी एस्चुरीज का। ठीक है, चलिए फिर प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटियां हैं। बिल्कुल आप इस बात को जानते होंगे कि वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उनका आकार काफी बड़ा है। चाहे आप इंडस का नाम ले लीजिए, चाहे आप गंगा नदी का नाम ले लीजिए, इनफैक्ट अगर आप ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे तो वो भी बड़ी नदी है। लेकिन जो क्यों? क्योंकि बेटा इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना, ये 12 मासी नदियां हैं। इसमें आपको साल भर जल देखने को मिलेगा, कभी भी यहाँ पर जल समाप्त नहीं होता। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं अपेक्षा की छोटियां हैं। क्यों? क्योंकि अधिकतर नदियां कैसी? मौसमी हैं। बारिश होगी तो इसमें आपको जल का प्रवाह देखने को मिलेगा, अगर बारिश नहीं होगी तो इसमें पानी सिकुड़ जाता है, पानी इसमें कम हो जाता है, तो इसीलिए इनका आकार भी कहीं ना कहीं छोटा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करें किसकी? नर्मदा की, है ना। पश्चिम की तरफ बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है, इस बात को याद रखिएगा। और अपने जल को कहाँ गिराती है? अपने जल को गिराती है ये कहाँ पर? अरब सागर में। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ बेटा, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां किसका निर्माण करती है पता है आपको? वाटरफॉल का, जलप्रपात का। जबकि हिमालय की नदियां ऐसा नहीं करती। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एडिशनल फैक्ट है कि प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां किसका निर्माण करेंगी? जलप्रपात का निर्माण करेंगी। आप नर्मदा का नाम सुनेंगे, इसमें आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे धुआंधार जलप्रपात। आप मांडवी रिवर की बात करेंगे, उसमें आप देखेंगे कि दूधसागर जलप्रपात। आप नर्मदा की बात करेंगे, आप उसमें देखेंगे शिव समुद्रम जलप्रपात। अगर आप वराही नदी की बात करेंगे तो आप देखेंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, उसी पे ही है। तो जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अधिकतर जलप्रपात का निर्माण करती हैं, वाटरफॉल की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, आगे देखिए। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी के निकट है। अमरकंटक एक पहाड़ी है जो कि आपको एमपी में मिलेगी। ठीक है, वहां से इस नदी का ओरिजिन है, वहां से ये नदी निकलती है। और एक बात बेटा, अमरकंटक से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। ठीक है, और ये किसकी सहायक है बेटा? ये गंगा की सहायक है। पटना में जाकर के गंगा में अपने जल को विसर्जित कर देती है। तो ये बात भी याद रखिएगा।
आपके लिए एडिशनल फैक्ट भी है कि अमरकंटक 2 नदियों का उद्गम स्थल है। एक नर्मदा जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और शायद पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। दूसरी यहीं से निकलती है क्या, सोन नदी निकलती है और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए पटना में जाकर के गंगा में अपने जल को विसर्जित कर देती है और ये भी अमरकंटक से ही निकलती है। आगे देखिए, ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। कौन, नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। बिल्कुल भाई, नर्मदा नदी का जो मतलब आप देखेंगे कैचमेंट एरिया है ना, वहाँ आपको बहुत ही दर्शनीय क्या बोलते हैं देखने को मिल जाएगा चित्र। कभी आप जाएं, कभी आप जबलपुर जाएं, आप वहाँ पर देखेंगे धुआंधार जलप्रपात। मतलब जब वो संगमरमर की चट्टानों पर गिरता है तो उसका दृश्य ही बहुत अद्भुत होता है। बहुत से बालक होंगे, कभी घूमने जाएंगे तो घूमिएगा, अमरकंटक भी जाइएगा तो आप देखेंगे कि नर्मदा नदी जहाँ जहाँ से बहती है वहाँ पर बहुत ही शानदार क्या बोलते हैं आप देखेंगे दर्शनीय स्थलों का वो निर्माण भी करती है। आगे देखिए, जबलपुर के निकट, मेरी वाली बात जो यहाँ लिखी हुई है, जबलपुर के निकट संगमरमर की शैलों पर यह नदी गहरे गौज में बहती है। जहाँ यह नदी तीव्र ढाल में गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि देखे भी होंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी नर्मदा रिवर है, ये हमारी नर्मदा रिवर है। ठीक है, और पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे इंपॉर्टेंट रिवर भी है। इसे मध्य प्रदेश की लाइफलाइन बोला जाता है। इस नदी को एमपी का लाइफलाइन भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं, देखिए धुआंधार जलप्रपात। वाओ, व्हाट अ व्यू, बढ़िया लग रहा है ना आपको। ये क्या है बेटा, ये धुआंधार जलप्रपात है। कभी आप जबलपुर जाइएगा तो इसको देखिएगा, वास्तव में बहुत खूबसूरत है, मतलब बेहतरीन लगता है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम तापी। ये नदी भी कहाँ बहती है, ये भी नदी बहती है पश्चिम की तरफ। ये नदी भी पश्चिम दिशा की तरफ बहती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। आगे देखिए, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, याद रखिएगा बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। अगर आप नर्मदा से तुलना करेंगे तो तापी की लंबाई काफी कम है। ठीक है, इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्यों में। ये नदी जहां जहां से बहती है तो लगभग मध्य प्रदेश को कवर करती है, गुजरात को कवर करती है और महाराष्ट्र को भी कवर करती है। ठीक है, अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच एक तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भरतपूजा और पेरियार है। ये कुछ और नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये कुछ और नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। ठीक है बेटा, देखिए मैं आपको एक अच्छा फैक्ट बता रहा हूँ। देखिए, देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, याद रखिए। देखिए, ये आपका एक पर्वत श्रृंखला है और यहाँ से एक नदी बह रही है, फिर एक ये आपकी पर्वत श्रृंखला है और एक नदी यहाँ से बह रही है। ठीक है, ये नदी यहाँ पर अपने जल को गिरा रही है, ये नदी यहाँ पर अपने जल को गिरा रही है। अब याद रखिएगा, याद करने की बहुत अच्छी टेक्निक है। ये बेटा आपको जो पर्वत श्रृंखला देख रही है ना, इसको विंध्य बोलते हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है और ये जो आपको नदी बीच में दिख रही है बेटा, इसी को बोलते हैं नर्मदा। अब ये जो पर्वत श्रृंखला बेटा, ये है सतपुड़ा, और ये जो नदी बह रही बेटा, ये है तापी। तो कभी कोई आपसे ये प्रश्न कर ले, वो कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है, तो आप नाम लेंगे उसका नर्मदा। आप देख रहे हैं यहाँ भी पर्वत, यहाँ भी पर्वत है, तो जरूर नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर ढाल हो जाएगी, है ना। यहाँ पर ढाल जो भ्रंश घाटी का निर्माण होगा, तो ये नदी भ्रंश घाटी में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में गिरती है, इसका नाम नर्मदा है। कभी भी कोई आपसे ये एडिशनल फैक्ट पूछ ले कि वो कौन सी नदी है जो कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है, तो आप लेंगे नर्मदा। ठीक है, कभी आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि नर्मदा के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है, तो आप नाम ले लेंगे सतपुड़ा। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है, तो आप नाम ले लेंगे तापी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, एडिशनल फैक्ट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ने गोदावरी नदी के बारे में, है ना। दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है
क्योंकि काफ़ी बड़ी है। प्रायद्वीपीय भाग में अगर आप देखेंगे, चर्चा करेंगे, तो गोदावरी आपको सबसे बड़ी रिवर देखने को मिलेगी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों में निकलती है। इसकी लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 1500 किलोमीटर का ये सफर तय करती है, ठीक है। ये बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नॉर्मल सी बात है, अगर बे ऑफ बंगाल में अपने अपने रिवर को, अपने पानी को डिपॉजिट कर रही है, दैट मीन्स कि ये किसका फॉर्मेशन करेगी, ये बेटा फॉर्मेशन करेगी डेल्टा का, ठीक है। मतलब आपको ये बात पता चल गई कि गोदावरी डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, डेल्टा का निर्माण करती है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाहतन सबसे बड़ा है। नॉर्मल सी बात है, सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो जो इसका अपवाह क्षेत्र भी होगा वो भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। मतलब ये नदी जब बहती है तो महाराष्ट्र को कवर करती है, मध्य प्रदेश को कवर करती है बेटा, उड़ीसा को कवर करती है और आंध्र प्रदेश को भी कवर करती है। तो नॉर्मल सी बात है कि ये नदी तेलंगाना को भी कवर करती होगी, क्योंकि तेलंगाना कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का ही पार्ट था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। गोदावरी के अनेक सहायक नदियां भी हैं, है ना, उसकी ट्रिब्यूटरीज बहुत ज्यादा हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं, ठीक है। ये जो तीन नदियां हैं ना, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये इनकी सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं, ठीक है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन किसके बारे में, गोदावरी नदी के बारे में। उद्गम कहाँ पर होता है, नासिक जिले में होता है, ठीक है। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, इसका आकार इतना बड़ा है कि इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी बहुत सहायक नदियां हैं, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, मंजरा, वर्धा, पूर्णा, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये आपके सामने गोदावरी है। कुंचमपात परियोजना इसी बनी हुई है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपका आता है महानदी। बेटा ये उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। अगर हम एक शब्दों में बोलना चाहें तो ये नदी उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, इसी पर आप देखेंगे कि हीराकुंड डैम बना हुआ है, इसी पर आप देखेंगे कि हीराकुंड डैम बना हुआ है, ठीक है। तो ये उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन सी, महानदी। देखिए, महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 860 किलोमीटर है और जो इसका अपवाह द्रोणी है वो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड तथा उड़ीसा में है। और ये उड़ीसा की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। कभी कोई आपसे पूछे कि हीराकुंड परियोजना किस नदी बनी हुई है, तो आप आराम से आंसर कर लेंगे कि वो कौन सी नदी है, वो नदी बेटा आपकी है महानदी। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे कृष्णा के बारे में। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, कृष्णा नदी के बारे में। ये बेटा आप सबसे पहले तो आप इस डैम को देखिए, ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, है ना। एक बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि कृष्णा नदी बनाया गया है, जो कि कृष्णा नदी पर बनी हुई है, ठीक है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर का सफर तय करती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के अपने पानी को गिराती है, ठीक है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में, कर्नाटक में तथा आंध्र प्रदेश में फैली हुई है। और आपको ये बात पता भी होगी कि एक हैदराबाद जिला है, हैदराबाद कृष्णा के सहायक मूसी नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी है किसकी, प्रायद्वीपीय भारत की। पहले आपने देखा था गोदावरी है, लगभग 1500 किलोमीटर का सफर तय करती है, और दूसरी है कृष्णा, जो लगभग 1400 किलोमीटर का सफर तय करती है और नंबर 2 पर आती है, नंबर 2 पर आती है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदियों में, ठीक है। और ये आपने देखा कि इस पर नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, हुसैन सागर, ये सब इसी में बना हुआ है। आगे हम बात करेंगे कावेरी नदी की। ये इंपॉर्टेंट रिवर है। कावेरी नदी कैसी बेटा, ये इंपॉर्टेंट रिवर है। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, ये आपके सामने कावेरी रिवर है, ये आपके सामने कौन सी नदी, ये आपके सामने कावेरी नदी है। कावेरी नदी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पता है क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है ना कि इसमें कभी पानी की कमी नहीं होती। अच्छा, अब आप पानी कमी क्यों नहीं होती है, जबकि ये प्रायद्वीप की नदियां है और प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। तो बेटा इस नदी को ना दो तरफ से पानी मिलता है। एक जो जून जुलाई की बारिश होती है उसमें इस नदी में पानी अच्छा खासा मिल जाता है। दूसरा, जब नवंबर दिसंबर में बारिश होती है उससे भी इस नदी को आराम से पानी मिल जाता है। तो इसीलिए अगर आप कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की वो नदी जिसमें कभी भी पानी की मात्रा कम नहीं होती है, तो एक आंसर आपके सामने आएगा क्या, कावेरी रिवर, ठीक है। इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा बोला जाता है। गंगा नदी में कभी पानी कम नहीं होता है, क्यों, एक तो हिमालय से निकली हुई है तो हिमनद के द्वारा उसे पानी मिल रहा है, दूसरा बारिश के मौसम में वो लबालब भर जाती है।
ये दक्षिण गंगा क्यों है? क्योंकि इसमें भी कभी पानी की शॉर्टेज नहीं होती, इसमें भी कभी पानी की कमी नहीं होती। पहला, जून जुलाई की बारिश में इसको पानी मिल जाता है। दूसरा, जब मानसून लौटता है ना, और क्या बोलते हैं, नवंबर दिसंबर में जब वो टकराता है बंगाल की खाड़ी वाले तट से, तो भी इसको कहीं ना कहीं पानी प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस नदी में आप देखेंगे साल भर आपको पानी देखने को मिलेगा। कावेरी पे, कावेरी पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये। कावेरी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा तमिलनाडु के कुडनूल के दम में दक्ष सॉरी तथा तमिलनाडु के कुडनूल में दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये लगभग 760 किलोमीटर का सफर तय करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। अब देखिए, आपके सामने दो स्टेट आ गए हैं। पहला केरल, आपको पता है सबसे पहले मानसून कहाँ आता है? यहीं आता है। 1 जून के आसपास मानसून टकराता है, 1 जून के आसपास मानसून टकराता है। दूसरा आप देख रहे हैं तमिलनाडु, आपने सुना होगा कि ठंडियों के मौसम में तमिलनाडु में बाढ़ आ जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर इस समय किसका मौसम होता है? बारिश का, है ना, इस समय वर्षा का मौसम होता है। और ये नदी कहाँ से गुजर रही है? ये नदी कर्नाटक से गुजर रही है, केरल से गुजर रही है और तमिलनाडु से गुजर रही है। इसीलिए इस नदी को दो तरफा पानी मिलता है। एक, जब मानसून आता है जून जुलाई में, और जब मानसून लौटता है नवंबर दिसंबर में, उस समय भी इसको आराम से पानी देखने को मिलता है, उस समय इसको आराम से पानी मिल जाता है। इसीलिए कावेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। किसकी? पेनिसुलर इंडिया की। किसकी? नाम लो भाई। हाँ, पेनिसुलर इंडिया की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है। कौन सी? कावेरी। याद रखिएगा, 760 किलोमीटर का सफर तय कर रही है, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन इसकी उपयोगिता इसमें जल के अधिकता के कारण है। जैसे गंगा की उपयोगिता है ना हमारे उत्तर उत्तर भारत में, हिमालय की नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गंगा है। हेलो। हाँ, चलो बेटा, थोड़ा असुविधा के लिए खेद है। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं क्या कावेरी रिवर को। तो इसके बारे में आपने जानकारी पढ़ी है कि 760 किलोमीटर का सफर ये नदी तय कर रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है प्रायद्वीपी भारत की। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके सामने, वाओ, व्हाट अ वाटरफॉल, बढ़िया ना, जलप्रपात। अच्छा, मैं आपके सामने ना क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, देखता हूँ कौन बालक मुझे कमेंट बताता है कि ये कौन सा वाटरफॉल है, ये कौन सा जलप्रपात है। जो बालक मुझे इस जलप्रपात का नाम बता देगा बेटा, उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। और सिर्फ जलप्रपात का नाम नहीं बताना है, सिर्फ जलप्रपात का नाम नहीं बताना है, ये बताना है कि ये किस नदी पर बना हुआ है। नदी का नाम भी आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। और सिर्फ नदी का नाम भी टाइप नहीं करेंगे, ये भी बताना है कि ये किस देश में है, ये किस देश में है। ये 3 क्वेश्चन आपके लिए है कि ये जलप्रपात, इस जलप्रपात का नाम क्या है, कि इस जलप्रपात का नाम क्या है, ठीक है, ये जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है और ये किस देश में है। बहुत सुंदर जलप्रपात है, बहुत ब्यूटीफुल है। आप लोग कभी कभी इसको देखते भी होंगे, है ना, इंस्टाग्राम वगैरह रील पे आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत से बच्चे चलाते हैं। तो ये आपके लिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, सारे बालक मुझे आंसर करेंगे, जो भी मुझे देख रहे हैं सारे बालक बताएंगे कि कौन सा जलप्रपात है, इसका नाम क्या है, ये किस नदी पर बना हुआ है और ये किस देश में है।
ठीक है बच्चों, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। वाओ, वैसे इसको बता देता हूँ, ये कावेरी नदी बना हुआ है, ठीक है। अब कावेरी नदी पे कौन सा बना हुआ है, उस जलप्रपात का नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। वैसे ही मैंने आपको बताया था कावेरी नदी पे कौन सा जलप्रपात बना हुआ है, ये बात आपको पता भी होगा। नहीं पता, बता देता हूँ मैं आपको, शिव समुद्रम। कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। अब आज हम इसके आगे क्या पढ़ें, झीलें, ठीक है। इसके आगे हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे हम झीलें। कश्मीर घाटी तथा प्रसिद्ध डल झील, नाव वाले घरों तथा शिकारा से तो आप परिचित ही होंगे, है ना। परदेसियों से नाखियां मिलाना, परदेसियों को तो एक दिन जाना, ये गाना देखा कभी आप लोगों ने, कभी सुनिएगा इस गाने पे। ये गाना जिस भी झील में दर्शाया गया है ना, जहाँ पे ये पिक्चराइज हुआ है, वो डल झील है। और इसमें शम्मी कपूर साहब नाव चला रहे होते हैं ना, और वो उनका पास एक बोट हाउस होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे शिकारा बोलते हैं। जो वहां पर जो बोट हाउस होता है ना, उसका नाम शिकारा है, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत से ऐसे चित्र देखे होंगे कि झीलें हैं, सुहावना सा मौसम है ना, हर तरफ हरियाली है, हिमालय की तलहटी है, और एक शानदार झील है, और शाम का मौसम, एक कप चाय पी रहे हैं, वाओ व्हाट अ व्यू, है ना, ऐसे बोलते होंगे, वाओ लुकिंग लाइक अ कूल, ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो ये झीलों के लिए विशेषताएं हैं। आपने देखा भी होगा कि कश्मीर की घाटी है ना, कश्मीर वैली है, वहां पर एक सुंदर सी झील है, और उस झील में क्या होता है, नाव वाला घर है, जिसे शिकारा के नाम से जानते हैं। प्रत्येक वर्ष हजारों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नॉर्मल सी बात है यार, इतना शानदार व्यू होगा तो हर कोई वहां जाना चाहेगा, इतना शानदार व्यू होगा तो हर कोई वहां जाना जाएगा। और झीलों की अपनी एक खूबसूरती भी होती है, झीलों की अपनी एक खूबसूरती भी होती है। आप लोगों ने कई झीलों का नाम सुना होगा, आप लोगों ने चिल्का का नाम सुना होगा, है ना, पूरे एशिया की सबसे बड़ी सॉल्टी लेक वाटर है, सॉल्टी वाटर लेक है वो। आपने वुलर का नाम सुना होगा, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आपने लोकटक का नाम सुना होगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। आपने डल का नाम सुना होगा, है ना। आपने वेम्बानंद का नाम सुना होगा, जिसमें कि हर साल नाव प्रतियोगिता होती है। तो ये सब झील है, और झीलों के किनारे जो आकर्षण होता है ना, वो ब्यूटीफुल होता है, मतलब बहुत बेहतरीन होता है। तो झीलों का भी अपना एक अलग ही तरीके का उपयोग है। आप अन्य झील वाले स्थानों पर भी गए होंगे, तथा वहां नौकायन, जो मैंने आपको बताया वेम्बनान झील, तैराकी तथा अन्य जलीय खेलों का भी आनंद लिया होगा, ठीक है। कल्पना कीजिए कि अगर आप कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटन स्थलों पर झीलें नहीं होती, तब क्या वहां उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं। पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झीलें महत्वपूर्ण हैं। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है, उसे झील कहते हैं। ये आपके लिए झील की परिभाषा हो गई है, ये आपके लिए झील की परिभाषा होगी कि आखिर झील क्या होता है। बेटा देखो, जैसे मान लो एक गड्ढा है, ये ठीक है, गड्ढा है, यहाँ पे मान लो पानी भर गया, यहाँ पानी भर गया, तो यही कहीं ना कहीं किसका निर्माण कर देता है, ये निर्माण कर देता है बेटा झील का। ये किसका निर्माण कर देता है, निर्माण कर देता है झील का। अब झील का निर्माण कई तरीके से हो सकता है, जैसे कि एक महाराष्ट्र में झील है लोनार, सॉरी, एक महाराष्ट्र में झील है लोनार झील, ठीक है। वो पता है, वो उल्का पिंड के गिरने से हो गई। किसी बहुत साल पहले कोई उल्का पिंड पृथ्वी पे गिरा होगा, और उतना भाग धंस गया, उतना भाग उसका पृथ्वी का धंस गया। अब यहाँ बरसात के मौसम या किसी तरीके से पानी जमा हो गया, और ये इसने एक झील का निर्माण ले लिया, इसने एक झील का निर्माण कर दिया। तो बहुत से क्या बोलते हैं, क्रियाकलाप होते हैं जिससे कि झीलों का निर्माण हो सकता है। आगे देखिए, ये देखिए शिकारा, इन्हीं को बेटा शिकारा बोलते हैं। ये जो आप नाव देख रहे हैं ना बेटा, इसी का नाम शिकारा है, ठीक है। और ये आप जो पानी का देख रहे हैं ना, ये डल झील है। ये आप जो पानी देख रहे हैं ना, ये किसका पानी है, ये डल झील है, ठीक है। किसका कौन सा है ये आपके सामने डल झील है। और ये एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, जहां पर आप देखेंगे कि हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, हर साल लाखों पर्यटक आते हैं उन जगहों पर जहां पर आपने लेक्स देखी होंगी। जैसे लोगों का मन होता है उत्तराखंड जाने का, जैसे लोगों का मन होता है कश्मीर जाने का, जैसे लोगों का मन होता है ऊटी जाने का, है ना, केरल जाने का। तो वहां पर लोग इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहां पर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं, है ना, नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। आगे देखिए, भारत में बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भी भिन्न है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अधिकतर झीलें स्थायी होती हैं, तथा कुछ में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की द्रोणी वाली झीलें, बहुत सी ऐसी नदियां हैं। कुछ ऐसी झीलें जिसमें आप देखेंगे साल भर उन्हें पानी मिलेगा, उनमें पानी कमी नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसी झीलें हैं जिसमें पानी खत्म भी हो जाता है, जैसे राजस्थान की सामर झील, वहां से गर्मी के मौसम में आप देखेंगे ना, पानी इवेपोरेट होकर के ऊपर चला, मतलब वाष्पीकृत होकर के आसमान में चला जाता है, तो वहां पर पानी की आपको शॉर्टेज दिखेगी। लेकिन अगर आप चिल्का की बात करेंगे, तो वहां पर आपको शॉर्टेज दिखेगी, उसमें हमेशा पानी रहता है। महानदी के तट वाले इलाकों में है, तो इसलिए उसको हमेशा पानी मिलता है। आप वुलर की बात करेंगे, तो क्या बोलते हैं, वो झेलम नदी का पानी वहां पर जाता है, तो इसमें भी कभी आपको पानी कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये सब स्थायी झीलें हैं, परमानेंट झीलें हैं, परमानेंट लेक्स हैं, जिसमें कभी भी पानी की शॉर्टेज नहीं होती है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ झीलें उसमें गर्मी के मौसम कभी कभी पानी की शॉर्टेज देखने को मिल जाती हैं।
कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ की चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों तथा मानवीय क्रियाकलापों के कारण भी हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाओ, व्हाट अ व्यू। बेटा ये चिल्का है, ठीक है, ठीक है, और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का है। यहीं पर आपको ऑलिव रिडले टर्टल देखने को मिलेंगे। ऑलिव रिडले टर्टल कछुए की एक प्रजाति है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है, चिल्का। और आपको यहाँ पर वो भी दिखेगा मगर, वो जो सॉल्टी लेक में जो मगर रहते हैं ना, वो भी आपको यहाँ दिखेंगे। आगे, एक विसर्ब नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों में कटकर गोखुर झील का निर्माण करती है। इस तथा बाढ़ रोधका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करते हैं, जैसे चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती हैं। देखो, उदाहरण के लिए राजस्थान की सामर झील जो एक लवण वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। ये जो आप झील देख रहे हैं ना बेटा, ये सामर झील है। ये कौन सी झील है बेटा? ये आपकी सामर झील है। ये आपकी सामर झील है। मैंने आपको बताया था कि इन झीलों में कभी कभी पानी वाष्पीकृत हो जाता है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सांबर झील से नमक बनाया जाता है। ये बहुत ज़्यादा खारा है और इसके यहाँ पर NaCl बहुत मिलता है, ठीक है, पता है, नमक ही मिलता है। तो इस झील से आपको नमक देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको नमक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में हैं। ये मुख्यतः हिमालय द्वारा बनी हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी, कि जो हिमालय की झीलें होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तो बेटा नॉर्मल सी बात यह है कि हिमालय की जो नदियां होती हैं वो भी फ्रेश वाटर का सोर्स होती हैं। इसीलिए जो हिमालय में, हिमालय के आसपास के देश क्षेत्र में आप जो झीलें देखेंगे वो हमेशा फ्रेश वाटर लेके ही होंगी, मीठे पानी की झील होंगी। जैसे वुलर होगी, डल हो गई, लोकटक हो गई। ये कुछ ऐसी झीलें हैं जो कि आपको हमेशा मीठे पानी की झील मिलेंगी, मतलब इसका पानी मनुष्य प्रयोग कर सकता है, ठीक है, अपने यूज के अनुसार। दूसरे शब्दों में ये तब बनी जब हिमानियों ने या कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गई, या किसी क्षेत्र में शिला या मिट्टी से हिमानी मार्ग बन गए, ठीक है। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की वुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी हुई है। या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है, जो मैंने अभी आपको बताया था। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकतक तथा बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी झील है। ये आपके सामने उदाहरण है मीठे पानी की झील के, मतलब फ्रेश वाटर लेक के, ठीक है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण हो जाता है, जैसे गुरु गोविंद सागर। अब इसको आप समझिए, एक होती बेटा प्राकृतिक झील, एक होती है प्राकृतिक झील जो कि प्रकृति द्वारा बनाई जाती है ना, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है। और एक होती है कृत्रिम झील, एक होती है कृत्रिम झील जो मानवीय गतिविधियों द्वारा बनाई जाती है। एक होती है कृत्रिम झील जो कि मानवीय गतिविधियों द्वारा बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब देखिए, प्राकृतिक झील है जो कि या तो कभी कभी विसर्ग के द्वारा बन जाती है, ठीक है, जो कि मान लो कभी कभी जैसे कि उल्का पिंड के द्वारा बन गई है ना, ज्वालामुखी क्रियाओं से बन गई, ठीक है, विसर्पों से बन गई, ठीक है, हिमानियों से बन गई, इसके लैगून से बन गई, ठीक है। ये कुछ ऐसी झीलें हैं जो कि प्राकृतिक झीलें हैं, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई है। इसके उदाहरण आपको पता हो जाएंगे, जैसे चिल्का हो गई, वुलर हो गई, लोनार हो गई, डल हो गई, भीमताल हो गया, एक्सेट्रा। ये सब इसके उदाहरण हैं, ठीक है। अब कृत्रिम झील क्या होती है? आपके मन में बात होगी सर ये कृत्रिम झील क्या होती है? अब देखो, पता है बेटा, कृत्रिम झील मानवीय गतिविधियों के द्वारा बनाई जाती है, मानव हस्तक्षेप द्वारा बनाई जाती है। अब आपको पता है, जैसे मान लो एक नदी बह रही है, ये यहाँ से एक नदी बह रही है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगा दी, हमने यहाँ पर एक बैरिकेडिंग लगा दी, अर्थात नदी पर बांध बना दिया। हमने क्या किया, नदी पे बांध बना दिया। अब जब हमने बांध बनाया ना, तो जो नदी जो यहाँ पर ऐसे बह रही थी ना, अब यहाँ पर क्या होगा, नदी का पानी यहाँ स्टोर हो जाएगा। नदी का पानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर नदी का पानी स्टोर हो गया, तो यहाँ पर जो नदी का पानी स्टोर हुआ, यही पानी झील में तब्दील हो जाता है। यही पानी किस में तब्दील होता है, झीलों में तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो ये जो झील बनी है, ये कृत्रिम तरीके से बनी है। ये झील कैसे बनी है, ये झील कृत्रिम तरीके से बनी, मतलब मानवीय हस्तक्षेप से बनी है। मतलब ये झील कैसे बनी, मानवीय हस्तक्षेप से बनी है। तो ये जो झीलें बनी होंगी ना, यही झील कहलाती कृत्रिम झील। जैसे गुरु गोविंद सागर है ना, गोविंद वल्लभ पंत झील आपने देखा होगा,
क्या बोलते हैं सोनभद्र के आसपास मिलती है, गोविंद गोविंद बल्लभ पंत। तो ये सब कृत्रिम झीलें हैं, मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा बनाई गई हैं। और जबकि जो चिल्का हो गई, वुलर हो गई, लोनार हो गई, ये सब कैसी हैं? ये सब प्राकृतिक झीलें हैं। ये सब कैसी झीलें हैं? ये सब प्राकृतिक झीलें हैं। इनको बनाने में मानवों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन कृत्रिम झीलों को बनाने में कहीं ना कहीं मानवों का योगदान होता है, कहीं ना कहीं मानवों का योगदान है। तो कृत्रिम झील आपने देखा कैसे बनती है और प्राकृतिक कैसी होती है, ठीक है। चलिए, अब ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा होगा हिमालय की झील, है ना, हिमानी वाली झील। हिमानी झील मतलब जो हिमालय के परिक्षेत्र में है, ठीक है। ऐसी झीलें प्राकृतिक होती हैं और इसमें कभी भी पानी की शॉर्टेज नहीं होती है। और ये झील कैसी होती है बेटा? ये मीठे पानी की झील होती हैं। कैसी होती हैं? ये फ्रेश वाटर लेक होती हैं, मीठे पानी की झील होती हैं। आप लोगों से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग आराम से अपने मुंह में मतलब अपने टिप्स पे याद रखिएगा वो झील कौन सी है। वो झील है आपकी चिल्का। अपने टिप्स पे याद करिएगा, ठीक है, कंठस्थ कर लीजिएगा। और एक झील आपसे पूछ सकता है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील, फ्रेश वाटर लेक, तो आप उसका नाम रखेंगे वुलर। वुलर कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। महानदी के कैचमेंट एरिया में ही चिल्का मिलती है आपको, ठीक है। और जो वुलर झील है वहाँ पर पानी का स्रोत क्या है? झेलम नदी। वहां पर पानी का स्रोत क्या है बेटा? झेलम नदी, ठीक है। ये दोनों चीजें आप लोग को याद में रखना है। आगे कुछ और है? अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स कि आखिर झीलों की उपयोगिता क्या है, तो आप देख लीजिए। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती हैं तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता प्रदान करती है। संतुलित करने में सहायता प्रदान करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। बहुत झीलें हैं जहाँ से जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। बहुत सी झीलें ऐसी हैं, जैसे मान लो कोई झील है ना, यहाँ से पानी को डाइवर्ट कर दिया गया और ऐसे क्षेत्र में भेज दिया गया जो कि सूखाग्रस्त इलाका था, है ना, सूखाग्रस्त इलाका था। अब यहाँ पर जो झील का पानी गया ना, इसने यहाँ पर सिंचाई प्रारंभ कर दी। इस पानी से वहाँ पर सिंचाई होने लगी, तो यहाँ पर कृषि कार्य उन्नत होने लगा। तो यहाँ पर कृषि कार्य सुचारू रूप से चलने लगा, ठीक है। तो ये भी झीलों कहने का उपयोग है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को समान बनाती हैं, जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती हैं। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देती है, हमें मनोरंजन प्रदान करती हैं। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे जलीय जीव हैं जो कि झीलों में रहते हैं। मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया, जैसे ऑलिव रिडले टर्टल, चिल्का झील मिलेगा, है ना। खारे पानी का मगरमच्छ, वो भी आपको झीलों में मिलेगा। कुछ ऐसी डॉल्फिन भी है जो कि झीलों में रहती हैं। तो ये जलीय जीवों का भी एक आवास स्थल होता है। कुछ जलीय पादप होते हैं जहाँ पर भी जो सिर्फ इन्हीं सब जगहों पे उगते हैं, तो ये उनका भी आवास स्थल होता है। और झीलें मानव की गतिविधियों में भी सुचारू रूप से सहायक होती हैं। झीलों से जल विद्युत परियोजनाओं को संचालित किया जा सकता है। झीलों के पानी को डाइवर्ट करके कृषि कार्य किया जा सकता है। झीलों के पानी को क्या बोलते हैं, पीने में उपयोग में लाया जा सकता है। वहाँ पर खेती कार्य भी किया जा सकता है। तो ये बहुत उपयोगी चीज होती है, ये बहुत उपयोगी चीज होती है और मानवों के लिए बहुत लाभदायक है ना। मानवीय क्रियाकलापों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये आपके सामने लेख है और काफी सुंदरता भी होती है ना, झील काफी सुंदर भी होती है ना। और पर्यटन को बढ़ावा देती है। किसको बढ़ावा देती है बेटा? पर्यटन को बढ़ावा देती है। लोग घूमने जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम बढ़ती है, रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। चलिए, अब ये क्लास आज यहाँ पर एंड होती है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये लेसन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने इस अफवाह में दो तरीके की बात पढ़ी थी। एक आपने पढ़ा था हिमालय का अपवातन, दूसरा आपने पढ़ा था प्रायद्वीपीय का अपवातन, और लास्ट में आपने क्या जानकारी ली? झीलों के बारे में। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी और आपको अच्छे समझ में भी आई होगी। अब हम मुलाकात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िए, अपने सेहत का ध्यान रखिए। मुलाकात करता हूँ बाल को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।